राजनीति का ये दरिया कितना गहरा होगा ये तो सोचनीय विषय हो सकता है, लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति में जो करवट हो रही है, करवट बदली जा रही है, उसकी चर्चा हर जगह है। हर नेता अपने बयानों से फिसलते दिख रहे हैं, तो कहीं वार पलटवार का दौर इतना तेज हो चला है कि बातें कुछ समझ में आ नहीं रही है, आखिर कहना कोई क्या चाहता है। मुकेश सहनी कभी पीएम मोदी की तारीफ कर देते हैं, तो कभी महागठबंधन की सभाओं में भी बहुत शरीक होते हैं। साथ साथ तेजस्वी यादव भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब गरजते हैं, तो वहीं चिराग पासवान और मांझी के बीच क्या खटपट चल रही है, बात इन पे भी करेंगे। फिलहाल नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। स्वागत है सर आपका। राजनीति खूब हो रही है और बयानबाजियों का दौर चल ही रहा है। मुकेश सहनी की बात तो हम करेंगे, लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर है वो है आरजेडी की, क्योंकि बीते 1-2 महीनों से लगातार हम लोग देख रहे थे इलेक्शन की प्रक्रिया चल रही थी जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे। फाइनली अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अध्यक्ष के नाम की ताजपोशी, एक बड़ा दिन होगा आरजेडी के लिए। देखिए, निश्चित रूप से हम बराबर बताते रहे हैं जी कि राष्ट्रीय जनता दल का संगठनात्मक चुनाव चल रहा है। जी और यह जो संगठनात्मक सत्र है राष्ट्रीय जनता दल का 2025-2028 का सत्र है। जी तो इसके लिए आपने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ, नए प्रदेश अध्यक्ष मिले। मंगनी लाल मंडल, जो पिछड़ा अति पिछड़ा की बात हम लोग करते हैं, तो ये एक बड़ा परिवर्तन राष्ट्रीय जनता दल में दिखाई पड़ा मंगनी लाल मंडल की ताजपोशी के बाद प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। अब देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज जो है सो राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज 4 जुलाई है जी। तो ऐसे में आज जो 4 जुलाई को निवर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जननायक कर्पूरी ठाकुर सभागार, जो मौर्य होटल में उसका नाम दिया गया है, जननायक कर्पूरी ठाकुर सभागार में होगी। अब से कुछ देर बाद आपको दिखाई पड़ेगा जी। तो ये एक बात है। और जिस जो बैठक होगी, जिसमें राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पेश होने वाले प्रस्ताव पर जो है सो चर्चा होनी है। अब आप पूछे क्या कि राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक होगी वह 5 जुलाई को अगले दिन होगी। अगले दिन बापू सभागार में यह बैठक होगी। राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी जो पार्टी के संगठनात्मक चुनाव के लिए बने हैं, डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे की अध्यक्षता में यह बैठक होगी दूसरे दिन 5 तारीख को, ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चयन होंगे और उसकी विधिवत ओपन माने ये होगा, उसमें घोषणा होगी लालू प्रसाद यादव के नाम की। और उसी दिन 1 से 3 बजे माने अगले दिन माने निर्वाचित उनको कर दिया जाएगा और बजाबते वो खुला अधिवेशन में उनको ये ताजपोशी होगी। एक बात और समझने वाली है। देखिए, यह जो नामांकन लालू प्रसाद यादव का हुआ 23 जून को राष्ट्रीय जनता दल के केंद्रीय कैंप कार्यालय, जो प्रदेश मुख्यालय में बनाया गया था, 10 से 2 बजे तक। ये 24 जून को 10 से 12 बजे तक नामांकन पत्र का जांच हुआ। 23 को ये हुआ, फिर वो दूसरे दिन आपको 24 जून को ये जो सो नामांकन का ये हुआ, पत्र का जांच हुआ। दोपहर 1 बजे के बाद उसी दिन आपको 24 जून को ही आपको जो है सो 1 बजे के बाद से 3 बजे तक नाम वापसी का समय था। तो एक ही नॉमिनेशन पेपर लालू प्रसाद यादव का था, तो वह उनको ये पा दिया गया। तो इसी दिन से हम लोग समझ रहे थे इस बात को कि अब उन्हीं की ताजपोशी होगी और उसका विधिवत आज और कल ये सब कुछ आपको निर्वाचित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा। बिल्कुल, लालू यादव के नाम पर एक बार फिर से मोहर। और लगातार बीते जिस तरीके से पार्टी बनने के बाद से ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और पार्टी को बखूबी उनकी जरूरत भी है इस क्रम में, जहां पे इसी साल विधानसभा चुनाव भी है। और ऐसे में लालू यादव की जो कहने की जरूरतें होगी पार्टी को, वो पूरी हो पाएंगी। लेकिन इन सब के बीच लालू यादव के सहयोगी का भी दल रहे कांग्रेस, और आज भी चूंकि महागठबंधन में कांग्रेस की एक बहुत मजबूत स्थिति है, कांग्रेस की भी तैयारी कमजोर नहीं है। बैठकों का दौर कांग्रेस में भी लगातार जारी है। बिहार में बैठक हो, पटना में बैठक हो, या फिर दिल्ली में बीते दिनों इलेक्शन कमीशन को लेकर भी बैठक हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। लगातार जिक्र हो रहा है कि कांग्रेस किस तरीके से अपने परफॉर्मेंस को लेकर कितना जागरूक है, क्योंकि पिछली बार सीटें बहुत मिली थी लेकिन जीत बहुत कम सीट पे हुई थी। तैयारियां चल रही हैं और जिले लेवल पे तैयारियां दिखाई दे रही हैं। देखिए, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक जो है उसमें राष्ट्रीय पार्टी है, आपको कांग्रेस है। जिस तरीके से एनडीए में आपको दिखाई पड़ता है या है भी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है एनडीए में,
तमाम अलायंस के बीच में, इसी तरीके से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में तमाम अलायंस के बीच में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। तो इस बात को समझना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण वह अपने इस बार जो चुनाव हो रहा है बिहार विधानसभा का, और तो वो कांग्रेस पूरी तैयारी में है, मजबूती से है। इसी लिहाज से आज जो है सो कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में जो है सो राजेश राम जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में तमाम जो है सो सभी जिला कमेटी के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनके साथ में बैठक होगी। और उसमें कार्यकारी अध्यक्ष भी जो यहाँ पर कार्यकारी वर्किंग प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो शामिल होंगे। और उसमें चुनाव को लेकर के आपको हम जो देख और समझ पा रहे हैं उसी को लेकर के बड़ी चर्चा, बड़ी बैठक, बड़ी मंथन, बड़ी चिंतन होती हुई आपको कांग्रेस मुख्यालय में दिखाई पड़ेगी। क्योंकि बेहतर स्ट्राइक करना है इस बार कांग्रेस को। महागठबंधन के का जो इंडिया ब्लॉक का चुनाव होने जा रहा है, माने जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसमें लगातार कांग्रेस और आरजेडी का हम लोग जिक्र कर रहे हैं और तमाम बैठकों का दौर था। तैयारियां इस तरीके से ये भी है कि नीतीश कुमार भी कहीं पीछे नहीं है, क्योंकि एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा, और बीते 20 सालों से लगातार अगर राजनीति के केंद्र में कोई चेहरा रहा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रहा। उनकी तैयारी भी कमजोर आंकी नहीं जा सकती, क्योंकि वो हर दिन सड़कों पे होते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, निरीक्षण करते हैं और अलग अलग योजनाओं की सौगात देते हैं। और बीते दिनों तो वो राज्यपाल से मिलने भी पहुंचे और राज्यपाल से मिलने के बाद एक बड़ी बैठक भी उन्होंने कर डाली। देखिए, निश्चित रूप से आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल हैं, उनसे उनकी मुलाकात बीते दिन हुई। उसके बाद से वह जो है सो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के साथ अन्य वरिष्ठ नेताओं का और पार्टी के प्रवक्ता, प्रदेश महासचिव समेत अन्य नेता शामिल थे बैठक में। उसमें नीतीश कुमार की पाठशाला लगी। नीतीश कुमार देखिए चीफ मिनिस्टर बिहार ही नहीं है, वह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इस लिहाज से प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के साथ उन्होंने और पार्टी के तमाम जो प्रवक्ता होते हैं उनको फीडबैक दिया गया, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसका भी एक ने जो खाका, बड़ा खाका नीतीश कुमार ने खींच करके तैयार करके अपने प्रवक्ताओं को और पार्टी के जो सिपाही, मजबूत सिपाही हैं, उनको एक डायरेक्शन भी, दिशा निर्देश भी दिया है। 225 फिर से नीतीश, यही टैगलाइन कहीं ना कहीं चल रहा है। किस तरीके से आकलन कर रहे हैं सर कि 225 का जो टारगेट है बहुत बड़ा टारगेट है या फिर अचीव करने लायक टारगेट है? नहीं, देखिए ये 200, देखिए विधानसभा में का गणित क्या है, 243 टोटल सीट है, उसमें 225, उसके लिए एनडीए को एड़ी छोटी का पसीना एक करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए सामने आपका इंडिया ब्लॉक महागठबंधन है, उसको आप कमतर करके नहीं आंक सकते। वह भी पूरी मजबूती के साथ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वह जो है सो मजबूती के साथ इंडिया अलायंस महागठबंधन बना हुआ है। और एक एक बिंदु पर लगातार आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव किस तरीके से आपको घेरते हुए नजर आ रहे हैं एनडीए को। तो यह मजबूत चुनावी लड़ाई होगी इस बार विधानसभा के आम चुनाव में, बिल्कुल एनडीए और महागठबंधन के बीच में। कहीं ना कहीं इसका जिक्र इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बढ़ जाता है क्योंकि बीते दिनों चिराग पासवान कैमरे पे आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर पिछली विधानसभा चुनाव में मैं एनडीए के साथ रहता तो यानी विपक्ष यानी महागठबंधन इतनी ज्यादा सीटें नहीं जीत पाती। और एक बार फिर से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर क्या कुछ होगा, क्योंकि चिराग अलग अलग तरीके से कैमरे पे आके ये बात बता रहे हैं कि मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है और पार्टी तैयारी कर रही है। यानी कि एक बहुत बड़ा जो वर्ग है वो चाहता है कि चिराग लड़े या ना लड़े, चूंकि वो मन से ये भी कहते हैं कि बहुत लोगों को तकलीफ भी हो रही है। कल फाइनली उन्होंने कैमरे पे ये बात बोली भी और साथ साथ जो जीतन राम मांझी की पार्टी से खटपट भी ऐसी प्रतीत हो रही थी कि ट्विटर पे वार चल रहा है। क्या कुछ देख रहे हैं सर इसमें? नहीं, देखिए जीतन राम मांझी नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उसी कैबिनेट में चिराग पासवान भी मिनिस्टर हैं। हाँ, और दोनों ही एनडीए के मजबूत स्तंभ हैं। और चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक हैं और दोनों एनडीए फोल्ड में हैं, दोनों केंद्रीय मंत्री हैं। तो जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने उन पर जो एक तरीके से कहा जाए पॉलिटिकल तंज ही होता है, कहा कि जैसे इनमैच्योर्ड हैं, नहीं, तो वह देखिए निश्चित रूप से जो चिराग पासवान के पास में एक बात तो है, शब्द का वो चयन बहुत बेहतर करते हैं, किसी को पीड़ा नहीं होती है। और वह कह रहे हैं कि हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, बड़े हैं, अभिभावक हैं, उनके साथ में बैठ करके उनसे सीखते हैं। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान ने उनको बड़े अदब के साथ में उनको तवज्जो दिया है। लेकिन जो चिराग पासवान पर जो उन्होंने कहा जीतन राम मांझी ने, वह कहीं ना कहीं वह
नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए चिराग पासवान मजबूत हैं, उनके पास वोट ट्रांसफर कैपेसिटी है, उनके पास चिराग पासवान के पास। इस बात को समझना पड़ेगा, सिर्फ कह देने से और तंज कसने से और बात को घुमा के कहने से नहीं होगा। चिराग पासवान युवा है और बिहार चाहता है चिराग पासवान को, इस बात को कैसे इनकार कोई कर सकता है। तो ऐसे में चिराग पासवान ने निश्चित रूप से कहा है कि जो है सो हम उनको सम्मान करते हैं, निश्चित रूप से सम्मान करते हैं, अभिभावक तुल्य हैं, बड़े हैं, उम्र में भी बहुत बड़े हैं उनसे, और तो चिराग पासवान पर चुटकी लेने का। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास है, उसमें अंदर खाने में यह बात है कि चिराग पासवान चुनाव लड़ें और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का विजन तभी जो है तो साकार होगा। और बिहार की आम आवाम भी उनकी ओर उम्मीद लगाए बैठी है, देख रही है कि चिराग पासवान चुनाव लड़े तो बिहार का बदलाव होगा, अमूलचूल परिवर्तन बिहार में होगा। तो लेकिन निश्चित रूप से, लेकिन हाँ, अब है बात की चिराग पासवान कैसे लड़ेंगे, यह जनता पर है। तो चिराग पासवान ने स्पष्टता के साथ कहा है कि संसदीय बोर्ड जो है वह तय करेगा। और पार्टी की ओर से देखिए शाहाबाद क्षेत्र में उनके चुनाव लड़ने की जो बात आ रही है, बार बार कहा जा रहा है शाहाबाद क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव चिराग पासवान लड़ सकते हैं। तो देखिए आपने देखा भी था कि बीते विधानसभा चुनाव में आपको दूसरे प्रदेशों में आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री भी चुनाव लड़ते भारतीय जनता पार्टी के दिखाई पड़े, सांसद भी चुनाव लड़ते। तो वह अगर यदि चिराग पासवान लड़ते हैं बिहार से विधानसभा का चुनाव, तो यह कौन सा अतिशयोक्ति और कौन सा यह गलत काम हो सकता है? ऐसी तो बात नहीं, नंबर एक। नंबर दो बात, अब जो है सो चिराग पासवान शाहाबाद क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, तो यह तैयारी करने के बाद जो पार्टी समीक्षा कर रही है, रिव्यू कर रही है, देख रही है, अब पार्टी के स्तर पर होगा। अंतिम निर्णय तो संसदीय बोर्ड को लेना है पार्टी का, चिराग पासवान की पार्टी को। और एक बात और चिराग पासवान की पार्टी से आपको समझ लेना चाहिए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी उस समय एकीकृत लोजपा थी, वह 137 सीट पर चुनाव लड़ी थी। और वही जो है सो कहीं ना कहीं आपको महागठबंधन को या राजद को आप कह लीजिए एज मिला था उस चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में की हम बात कर रहे हैं। तो ये देखिए इस बार ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, इस बार पूरी मजबूती के साथ चिराग पासवान एनडीए में है और उनके रहते एनडीए जो है सो बैकफुट पर नहीं जाएगा, इतना हम देख और समझ पा रहे हैं। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा ये सवाल भी है कि आखिर शाहाबाद को लेकर जिस तरीके की तैयारी चले, चूंकि चिराग ने खुद कहा कि समीक्षा की जा रही है उस सीट को लेकर और बाकी आगे केंद्रीय बोर्ड तय करेगा पार्टी का कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच चूंकि चुनाव है और चुनाव में चुनाव आयोग हर वक्त हर साल हर बार कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रहता है, चाहे वो ईवीएम हो या तमाम ऐसे सवाल हो। लेकिन इस बार का सवाल वोटर लिस्ट को है सर, चूंकि रिवीजन की बात की जा रही है और अलग अलग तरीके से विपक्ष के जो नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या अपनी बातों को रख रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर इलेक्शन कमीशन इतने कम समय में कैसे पूरी डेटा को फिर से फिल कर पाएगा। पप्पू यादव तो कुछ अलग अंदाज में ही दिखे, उन्होंने तो बहुत कुछ कह दिया। देखिए राजेश रंजन और पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं और निश्चित रूप से पप्पू यादव की जो नाराजगी है या जो उनका तेवर दिखाई पड़ रहा है, वह कह रहे हैं जो वोटर पुनरीक्षण है वह क्या है और वो इतने कम समय में कैसे पूरा हो पाएगा, यह भी एक सवाल है। जबकि अब उल्टी गिनती शुरू है बिहार विधानसभा के चुनाव का और किसी दिन आपको सुनाई पड़ेगा एक आध डेढ़ महीने में कि आपको चुनाव आचार संहिता लग जाएगा। तो निश्चित रूप से यह सोचने समझने वाली बात है। और इसी को लेकर के पप्पू यादव की जो बात अब कह रहे हैं कि बूथ लेवल अधिकारी जिसको बीएलओ कहते हैं उनको अब जाए तो माने इसको तो उसको आपको जो है सो भगा देना, बहिष्कार कर देना है। तो ये एक बात तो समझ में आ रही है, लेकिन देखिए कोई चीज का बहिष्कार करना सोल्यूशन नहीं है इसका। तो और बीते दिन आपने देखा कि महागठबंधन की ओर से, इंडिया ब्लॉक की ओर से चुनाव आयोग से भेंट भी किया गया, मुलाकात हुई, गुहार भी लगाई गई कि क्या है मामला, कैसे है। तो ये उसके बाद आपने देखा कि प्रेस ब्रीफिंग भी हुआ। तो ये अब पप्पू यादव कह रहे हैं ये मतदाता जो पुनरीक्षण का काम चल रहा है यह पूरी तरह से एक ड्रामेबाजी है। तो यह एक बड़ी बात है वो कह रहे हैं। लेकिन अब देखने और समझने वाली बात है कि ये इन तमाम विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके चुनाव आयोग अपने उस पर अड़ा हुआ है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है, कभी जो है सो मतदाता पुनरीक्षण का बात, कभी जो सो ईवीएम की बात पर भी हो रही है। तो यह सब बात को देखना पड़ेगा, क्या है कैसे समझने की बात है। बिल्कुल, कहने के सवालों के घेरे में हमेशा से रहा है चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग ने भी तो चुटकी लेते कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन नेताओं को भी कहीं ना कहीं सामने से आने का
न्योता दिया कि आइए और ईवीएम हैक करके दिखाएं, लेकिन ऐसी कुछ चीजें हो नहीं पाई थी। तो फिलहाल हर साल इलेक्शन कहीं ना कहीं देश में होते रहते हैं और चुनाव का त्योहार देश भारत है, और ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक और नेताओं का वार पलटवार का दौर जैसे ही जारी रहेगा। लेकिन क्या कुछ बड़ी बातें रही वो हमने आपको बताई, और कल जिस तरीके से हम देखेंगे कि आखिर लालू यादव की ताजपोशी के बाद क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बदलते हैं और एक बार फिर से बड़ा नाम राजनीति में कहीं ना कहीं बिहार का लालू यादव का आता है और वो कैसे आरजेडी को आगे लेकर बढ़ते हैं। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।